हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन में आपको किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुंचाते हैं फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे वहां पे ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन आएगा, आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। एंड मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसी बात से शुरू करते हैं हम आज का सेशन, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अभी तक हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े हैं एक एक टॉपिक, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं सारे सेशंस तो जल्दी से जाइए और सारे सेशंस देखिए। उसके बाद हमने सॉल्व करा था एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एंड अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो बिगिन करते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 5, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग चेंजेस एज फिजिकल एंड केमिकल। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये किस प्रकार का चेंज है, क्या ये एक फिजिकल चेंज है या एक केमिकल चेंज है। तो सबसे पहले डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। सो स्टूडेंट्स, आप जब वाटर में शुगर को मिक्स करते हो आप उस सोल्यूशन को अलग अलग भी कर सकते हो। सो ऐसा चेंज जिसमें कोई नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, हम बस स्टेट चेंज कर रहे हैं, वो होता है फिजिकल चेंज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, फॉर्मेशन ऑफ रेन फ्रॉम द क्लाउड्स। अब यहाँ पे बारिश का बनना क्लाउड से। आपको पता है जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है वाटर बॉडीज से, वो इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स फॉर्म करता है एंड देन प्रेसिपिटेट करता है। सो यहाँ पे वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है। पहले वाटर वाटर बॉडीज में था, फिर क्लाउड के फॉर्म में आया, फिर रेन के फॉर्म में वाटर का फॉल डाउन हुआ। सो बेसिकली यहाँ पे भी फिजिकल रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर कुछ नई चीज नहीं बना रहा, वाटर वही फॉर्म में है, बस उसके स्टेट में चेंज आ रहा है। सो ऐसे चेंजेस जहां पे कोई नई चीज का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ स्टेट चेंज होता है, उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। सो आंसर बी का भी फिजिकल चेंज ही रहेगा। नाउ कमिंग टू सी, फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। अब हमें पता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में एसिड्स रहते हैं फैक्ट्रीज से निकलते हैं, हम दिन भर में एसी यूज करते हैं तो उसके पीछे से निकलते हैं, रेफ्रिजरेटर्स से निकलते हैं, बहुत सारे जो हम वेस्ट डिस्पोज कर देते हैं वाटर बॉडीज से, उसके डिकम्पोजिशन की वजह से एसिड रिलीज होता है। सो इतना सारा एसिड एटमॉस्फेयर में होने की वजह से, जैसे नाइट्राइट, सल्फेट्स, ऑक्साइड्स, इन सब की वजह से जब ये एसिड प्रेसिपिटेट करता है सो वो एसिड रेन के फॉर्म में फॉल डाउन करता है। सो यहाँ पे जो वाटर है उसमें मिलावट हो गई, यहाँ पे वाटर में एसिड्स आ गए। तो जब एसिड्स इवेपोरेट करेंगे और साथ में एक नई चीज का फॉर्मेशन करेंगे जो कि है एसिड रेन। सो इसका एग्जाम्पल एसिड रेन क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा, क्योंकि एसिड रेन में एसिड्स की वजह से एक न्यू चीज का फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम एसिड रेन कहते हैं, जिसमें सल्फेट्स, ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स जैसे कई बहुत ही पॉइजनस एसिड्स हमारे रेन के साथ फॉल डाउन करते हैं। सो वो होगा हमारा केमिकल चेंज। सो करेक्ट आंसर वुड बी केमिकल चेंजेस। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। Coming to D, combustion. Now combustion is a, you tell me, combustion में क्या होता है? combustion में यहाँ अगर मैं एक वैक्स कैंडल का एग्जाम्पल लूँ और वैक्स कैंडल को मैंने लिट करके फ्लेम जलाया। अब हमें पता है कि ये वैक्स कैंडल जो है ये जब तक जलेगी जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा, ये जब तक जलेगी जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा। और इसी के साथ जैसे ही ये कैंडल जलती है किस चीज का रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड।
सो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ऐसी रिएक्शन जहां पे न्यू चीज का फॉर्मेशन हो रहा है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। सो कंबशन क्या होगा? कंबशन विल बी टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहां पे एक गैस का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? केमिकल चेंज। नाउ कमिंग टू लास्ट, हैमरिंग ऑफ अ नेल फ्लैट। अब यहाँ पे मैंने एक नेल ली, नेल कुछ इस तरीके की रहती है, यहाँ पे एक नेल ली और यहाँ हमने इस हथौड़े से इस नेल को कस 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 के मार के फ्लैट कर दिया। सो क्योंकि हमने नेल का स्ट्रक्चर फ्लैट कर दिया तो हमने क्या करा? उसका शेप चेंज करा। हमने इस नेल को हैमर से शेप चेंज करा। सो बेसिकली हमने सिर्फ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करी। शेप, साइज, स्टेट, ये सारी चीजें क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे नेल को अच्छे से हथौड़े से कूटने के बाद कोई नई चीज फॉर्म हुई? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे रिएक्शन में जहां कोई नई चीज फॉर्म नहीं हो रही है, बस हमने उसका जो शेप है उसको अच्छे से कूट कूट के क्या करा? उसको एक फ्लैट शेप का कर दिया। सो यहाँ पे हमने सिर्फ नेल का शेप चेंज करा है, कोई नई चीज फॉर्म नहीं करी है। सो ऐसे रिएक्शन में जहां पे हम कोई नई चीज फॉर्म नहीं करते हैं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। कैसा चेंज आता है? सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। सो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहेंगे फिजिकल रिएक्शन। और ये किस टाइप का चेंज होगा? ये होगा फिजिकल चेंज। इज दैट क्लियर? सो करेक्ट आंसर शुड बी फिजिकल चेंज। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज? अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? रिपीट आफ्टर मी। शेप, साइज, कलर, स्टेट। अगर इन चीजों में चेंज आया तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। अगर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे कि शेप, साइज, कलर, स्टेट। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो उस टाइप की चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। नाउ, physical characteristics are feature of substance that may be clearly determined based on the appearance. Now, shape, size, color and state of a compound are the physical properties. I hope this is clear to you. अगर इन सब चीज़ों में चेंज आएगा जैसे कि शेप, साइज, फिजिकल अपीयरेंस, कलर, स्टेट, सो उस टाइप के चेंज को हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। वेरी गुड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर केमिकल चेंजेस? अब केमिकल चेंजेस क्या होंगे? अगर कलर भी केमिकल चेंज से आ सकता है। उसके बाद स्मेल, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, गैस इवोल्यूशन साथ में हो रही है, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं सो उस प्रकार के चेंज को हम कहेंगे केमिकल चेंज। जैसे कि कलर का चेंज होना, जैसे कोई भी चीज जब खराब होती है, एप्पल का सड़ना, बनाना का सड़ना, ये सब क्या है? ये सब केमिकल चेंजेस हैं। तो स्मेल चेंज हो जाएगी। उसके बाद उसका केमिकल फॉर्म, जो भी नई चीज बनेगी उसका केमिकल फॉर्मूला अलग होगा। साथ ही साथ एक गैस का इवोल्यूशन होता है और स्टूडेंट्स एक नए प्रोडक्ट का हमेशा फॉर्मेशन होगा केमिकल चेंज में। हमेशा याद रखना, केमिकल चेंज में हमेशा एक नई चीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, सो ए बी के साथ रिएक्ट करेगा। हमेशा केमिकल चेंज में होता है, कोई ए होता है जो रिएक्ट करता है किसके साथ? बी के साथ, और दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? दोनों मिलके सी फॉर्म करते हैं।
सो केमिकल रिएक्शंस हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जब भी जो चीज रिएक्ट करता है उसके साथ हम बीच में प्लस का साइन लगाते हैं कि इसने इसके साथ रिएक्ट करा, और एक एरो बनाते हैं ताकि हमें यह बता पाए कि A जब B के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या दे रहा है, वो C का फॉर्मेशन कर रहा है। इज दैट क्लियर? सो केमिकल चेंज में हमेशा एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब आंसर देख लेते हैं। नाउ when one or more compounds react to generate completely new product, हमेशा याद रखना केमिकल रिएक्शन में दो चीजें आपस में रिएक्ट कर कर एक नई चीज का फॉर्मेशन हमेशा करेंगी। दिस इज रेफर्ड टू एज अ केमिकल चेंज। The original reactant or substance changes totally as a result of transformation. जो C होगा वो एकदम ही नई चीज होगी। इज दैट क्लियर? और स्टूडेंट C जो है वो वापस से A और B में नहीं टूट सकता। एक बार कोई नई चीज बन गई, वो वापस से चेंज नहीं होगी क्योंकि वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है। इज दैट क्लियर? The final product is completely unique. The transformation is irreversible. ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम irreversible कहते हैं, जिसका क्या मतलब रहता है, A और B जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो मिलके C देंगे, और ये जो C है वो वापस से A और B में नहीं टूट सकता। एक बार ये C बन गया तो ये बन गया। ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन, जिसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट अगर एक बार बन गया तो वो वापस से A और B में नहीं टूट सकता। वो एक फाइनल प्रोडक्ट है, वो एक फाइनली ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट है, वो वापस से A और B में नहीं टूट सकता। सो ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लिखते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली केमिकल चेंजेस में क्या होता है, A जो अपने आप में एक यूनिक है, B जो अपने में यूनिक है। जब दो अलग अलग चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी तो वो एक तीसरी नई चीज का प्रोडक्शन करती हैं जो खुद में ही सबसे यूनिक रहता है, जो कि एक ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट है। और ये जो C है ये इररिवर्सिबल है, ये वापस से A और B में नहीं टूट सकता। एक बार इस C का फॉर्मेशन हो गया यानी कि वो कंप्लीटली बन गया, वो वापस से नहीं टूटेगा अपने पेरेंट प्रोडक्ट में। इज दैट क्लियर? फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे कहूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन A है, साथ में किससे रिएक्ट करा उसने, ऑक्सीजन के, और एकदम नई चीज का प्रोडक्शन करा जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर? चलो इसी बात पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, कंबशन, करोजन एंड फोटोसिंथेसिस। कंबशन में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। करोजन में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फोटोसिंथेसिस में हमें पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स ये सारी ही चीजें किसके एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शंस के। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस, गिव एग्जाम्पल्स। अब आपको डिटेल में एग्जाम्पल्स बताने हैं फिजिकल चेंजेस के। सो स्टूडेंट्स फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर, of solubility of salt and sugar and so on। अब इसका एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं वाटर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने वाटर लिया। अब इस वाटर को अगर मैं हीट कर दूँ, इस वाटर को अगर मैं हीट कर दूँ तो क्या होगा, ये वाटर वेपर फॉर्म में हो जाएगा, ये वाटर वेपर फॉर्म में हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में था, जैसे ही मैंने उसे हीट करा वाटर वेपर फॉर्म में आ गया। और अगर इसी बीकर के ऊपर मैं एक लिड रख दूं तो मैं नोटिस करूंगी कि कुछ टाइम के बाद यहां पे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों होगा, क्योंकि वाटर का जो वेपर फॉर्म है वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सो यहां पे वाटर का क्या चेंज हुआ, सिर्फ स्टेट।
सो ये एग्जाम्पल है जहां पे हम वाटर का सिर्फ स्टेट बदलते हैं कि यहाँ पे वाटर था लिक्विड फॉर्म में, जैसे ही हमने उसको हीट दिया उसने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करा। अब वेपर फॉर्म में जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ, अगर मैं उसके ऊपर एक और लिड रख दूं तो मैं नोटिस करूंगी कि लिड के नीचे वाले सरफेस पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, वो अगेन लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर है। सो यहाँ पे सिर्फ वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है। सो जहां पे सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, कोई नई चीज नहीं फॉर्म हो रही, उस रिएक्शन को हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। और स्टूडेंट्स अगर मैं इसी को ही यहाँ पे क्या कर दूं, रेफ्रिजरेटर में रख दूं, इसको ही मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूं, सो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक सॉलिड फॉर्म है। तो यहाँ पे भी मैंने लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड में। सो यहाँ पे भी हम क्या चेंज कर रहे हैं, सिर्फ स्टेट। यहाँ पे भी हमने क्या चेंज करा, सिर्फ स्टेट। तो जब भी हम सिर्फ स्टेट का चेंज करते हैं तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए question number 5, explain how burning of a strip of magnesium ribbon is a chemical change। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको लेना है एक रिबन मैग्नीशियम की, ठीक है। मैग्नीशियम की रिबन जैसे ही आप लेंगे, यहाँ पे आपको एक फ्लेम लेना है, ठीक है। आप इस फ्लेम के पास जैसे ही मैग्नीशियम की रिबन लाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि इस मैग्नीशियम की रिबन से बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट दिखेगी। जैसे ही आपने मैग्नीशियम की रिबन को फ्लेम के पास लाया, एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट नोटिस करेंगे आप। सो वो क्या है, क्योंकि मैग्नीशियम धीरे धीरे जैसे ही फ्लेम के पास आया, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा। सो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन में जहां पे एक नई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कैसे टाइप का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। सो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, यानी कि मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो मिलके क्या देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड कोई एक नया प्रोडक्ट है। दो चीजें मिली, क्या मिले, मैग्नीशियम, सपोज ए है मेरा, साथ में ऑक्सीजन, ये हो गया बी। तो यहां पे ए ने बी के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यहां पे ए ने बी के साथ रिएक्ट करके सी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा। सो जब भी दो चीजें जब साथ आती हैं और वो मिलकर एक नई चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। वेरी गुड। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। When magnesium ribbon is burned in the presence of air, जब मैग्नीशियम रिबन हम जलाते हैं in the presence of air, it produces a white ash, एकदम से बहुत ब्रिलियंट व्हाइट लाइट दिखेगी, साथ ही साथ वो धीरे धीरे ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है। dazzling white light which is known as magnesium oxide। और क्या नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। The ashes form look physically different in appearance from the initial reactant, और ये जो ऐश है वो बिल्कुल अलग दिखती है मैग्नीशियम रिबन से। It is a chemical reaction because a unique substance is formed. At the same time, burning of magnesium ribbon is an example of a chemical shift because entirely new product is formed। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें मिलकर एक इंटायरली नई चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन में जब एक नई चीज का फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। वेरी गुड। सो बाय नाउ आई होप आपको केमिकल और फिजिकल रिएक्शन का डिफरेंस विद एग्जाम्पल्स क्लियर हो चुका होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर क्लियर हो गया है तो देर की किस बात की, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे थम्स अप दिखाओ कि यस मैम क्लियर हो गया, और लाइक बटन दबाओ कि मैम हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो इसी बात पे हम स्विच करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज
What happens when vinegar is added to baking soda? अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप विनेगर ले रहे हो, यहाँ पे क्या लिया हमने, विनेगर, जो कि क्या है, एक एसिड, और उसको किस में मिलाया है हमने, बेकिंग सोडा पे। तो जब भी एसिड को बेस में मिलाओगे, अरे ये एक्सरसाइज तो आप घर पे भी कर सकते हो, जल्दी से जाओ बेकिंग सोडा लेकर आओ और उस पे बूंद सा विनेगर डाल दो। आप नोटिस करोगे सडनली बबल्स आने लगेंगे, और वो छोटे 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 बबल्स क्या हैं, वो बबल्स हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, गैस प्रोड्यूस हो रही है। एसिड को बेस से जब मिलाओगे तो छोटे 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 से गैस तरीके का कुछ दिखेगा आपको, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप खुद मुझे बताओ, जब एक एसिड को बेस से मिलाया, यानी कि एक चीज है जो ए है, उसको हमने बी के साथ मिलाया, और रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया एक टोटली नया प्रोडक्ट जो कि है सी। सो ऐसे रिएक्शन में जब ए और बी आपस में कंबाइन करके एक नई चीज का प्रोडक्शन करते हैं, उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ वुड यू टेस्ट की गैस प्रोड्यूस हो रही है? सो थ्योरी देख लेते हैं। विनेगर इज एन एसिडिक इन नेचर एंड ऑन द अदर हैंड बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। हमने देख ही लिया कि विनेगर एसिड है और बेकिंग सोडा बेसिक है। When we combine these two together, salt, water along with carbon dioxide is formed, और इसी के साथ क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। The gas produced is passed through the lime water, जैसे ही आप इसको लाइम वाटर के थ्रू पास करोगे, the lime water turns milky। जैसे ही आपने इस सोल्यूशन इस बबल्स को एक पाइप के थ्रू, तो बेसिकली आपने एक बीकर में विनेगर और बेकिंग सोडा लेना है, उसके बबल्स आएंगे, अब उसको एक बीकर को एक पतले से पाइप से दूसरे बीकर से अटैच कर देना है। वो जो दूसरा बीकर है उसमें है लाइम वाटर, तो जैसे ही ये बबल्स आएंगे ये पतले से पाइप के थ्रू उस लाइम वाटर में चले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आप नोटिस करोगे ये लाइम वाटर का कलर मिल्की टर्न हो रहा है। तो अगर लाइम वाटर का कलर मिल्की टर्न हो रहा है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस का फॉर्मेशन हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। सो इन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि लाइम के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड एक और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ दिस टेस्ट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज वेरी सिंपल। बेसिकली आपको यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी टेस्ट ट्यूब लेना है। इस फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में आपको ऐड करना है विनेगर एंड बेकिंग सोडा। इसमें अपन ने ऐड करा विनेगर एंड बेकिंग सोडा। जैसे ही विनेगर और बेकिंग सोडा ऐड करा उसने गैस प्रोड्यूस करा। अब आपको ये कंफर्म करना है कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसा स्ट्रक्चर लोगे जो एक छोटे से बीकर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये हो गया एक छोटे से बीकर से कनेक्टेड। इज दैट क्लियर? अब इसने कनेक्ट कर दिया। सो बेसिकली हमने क्या करा, हमने जो गैस के बबल्स फॉर्म हुए हैं वो इस छोटे से पाइप के थ्रू इस बीकर में चले जाएंगे, और इस बीकर में हमने क्या ऐड करा, लाइम वाटर। इस बीकर में हमने ऐड करा लाइम वाटर। जैसे ही विनेगर और बेकिंग सोडा को ऐड करके बबल्स आए, इस छोटे से पाइप के थ्रू वो दूसरे बीकर में चले गए, और इस बीकर में था लाइम वाटर। जैसे ही ये लाइम वाटर के साथ आएगा, आप नोटिस करोगे कि लाइम वाटर का कलर मिल्की वाइट में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया, और ये कंफर्म कर देता है कि ये जो गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सो इस टेस्ट से ये कंफर्म हो जाएगा कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है एसिड और बेस के रिएक्शन के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि उसने लाइम वाटर का कलर चेंज कर दिया
मिल्की वाइट में। इज दैट क्लियर? चलो, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ केमिकल चेंज? क्या क्या इशारे हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको ये कंफर्म करती है कि वो केमिकल रिएक्शन है? तो इसका आंसर तो आप मुझसे पहले बता दो कमेंट सेक्शन पे कि एकमात्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंफर्म करती है कि केमिकल रिएक्शन है वो क्या है? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सही, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपाउंड। वेरी गुड। नाउ द फॉलोइंग साइंस आर केमिकल चेंजेस। अब स्टूडेंट्स, कई बार केमिकल रिएक्शन में जब एक नया कंपाउंड बनता है, साथ ही साथ हीट का प्रोडक्शन होता है। सो ऐसे रिएक्शन में जहां पे नए प्रोडक्ट के साथ साथ हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, उन टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उन टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्यों कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट के साथ साथ हीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी प्रोडक्ट के साथ साथ हीट का फॉर्मेशन होता है, उन टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ देयर माइट बी प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड ड्यूरिंग द रिएक्शंस, और कई बार साउंड भी आती है। फॉर एन एग्जांपल, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क। हमारे जो फटाके होते हैं जो हम दिवाली में, शादियों में, अच्छे ओकेजन्स में जलाते हैं, उन फटाकों में होता क्या है? तो बेसिकली उन फटाकों में बहुत सारी गैस निकलती है और उस गैस के साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट, हीट और साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। सो स्टूडेंट्स, कई बार केमिकल रिएक्शन में साउंड का प्रोडक्शन भी हो सकता है। अ प्लेजेंट और अ पंजेंट ओडर इज क्रिएटेड। अब कुछ नया बना है, यानी कि केमिकली चेंज हुआ है, तो बदबू तो आएगी। तो कई बार स्मेल अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो नाइस और प्लेजेंट और पंजेंट, प्लेजेंट मतलब अच्छी स्मेल, पंजेंट मतलब बहुत ही खराब स्मेल, तो दोनों चीजें आती हैं। बेसिकली स्मेल का प्रोडक्शन होता है। चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूबिलिटी इज सीन, और कई बार तो चेंज इन कलर भी देखते हैं हम। और स्टूडेंट्स, कई बार हम एक गैस का फॉर्मेशन भी देखते हैं। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या क्या चीजें हमें ये इंडिकेट करती हैं कि ये रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले तो कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये तो क्लियर हो गया। उसके अलावा हीट प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे रिएक्शंस में जहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सेकंड स्टूडेंट्स, कई बार साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि फटाके, फायरवर्क। फिर स्टूडेंट्स, कई बार बहुत ही गंदी सी या अच्छी सी स्मेल आती है, यानी कि स्मेल का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद आप कई बार चेंज इन कलर भी नोटिस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, लास्टली एक गैस का फॉर्मेशन यूजुअली होता है केमिकल रिएक्शन में। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास सारे इंडिकेशंस हो रिगार्डिंग केमिकल चेंजेस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। अब सबसे पहले मुझे बताओ ये रस्ट क्या चीज़ है। आपने नोटिस करा होगा कि आपकी जो आयरन की अलमीरा है, ठीक है, आपके घरों में जो आयरन की अलमीरा है, उस अलमीरा में, ये आयरन की अलमीरा है, उस अलमीरा में धीरे धीरे ब्राउन कलर की पपड़ी जमने लगती है। आप नोटिस करते हो, धीरे धीरे ब्राउन कलर की पपड़ी जमने लगती है। वो क्या है? वो बेसिकली ये जो आयरन है ना, ये आयरन बहुत ही ज्यादा जल्दी ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन और मॉइस्चर से। अब ये आयरन जैसे ही ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, एक तीसरी नई चीज का फॉर्मेशन करता है, जो कि है आयरन ऑक्साइड। अब इन्होंने मिलके क्या फॉर्म करा? आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड क्या होता है? ब्राउनिश कलर का। सो अब आपको समझ आया
कि जो आपकी अलमारियों के ऊपर एक ब्राउन कलर की पपड़ी जमी है, जो तुरंत जैसे ही आप उसे अलग करोगे और ऐसे निचोड़ोगे तो वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगी। तो वो जो ब्राउनिश कलर की लेयर जम जाती है आयरन के ऊपर, वो क्या है? वो है आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड कमजोर कर देता है आयरन को। और धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, अगर आप अपनी अलमारी के साथ कुछ नहीं करोगे तो धीरे धीरे जो इसके पैर होते हैं वो सड़ने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं, ये डिसबैलेंस हो जाती है। फिर इसके सारा ही धीरे धीरे यहाँ साइड से फटने टूटने लगेगी। सो बेसिकली आयरन कमजोर होता है। अब ये तो प्रोसेस 1 या 2 दिन की नहीं है, इसको बहुत टाइम लगता है। सो क्या होता है? आयरन जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी वाटर, ह्यूमिडिटी, आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो एक नई चीज का फॉर्मेशन करता है, जो कि है आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड हमारे आयरन के ऊपर एक ब्राउनिश कलर की परत बना लेती है, जो आयरन को कमजोर कर लेती है। अब मैम, ऐसे तो हमारी आयरन की कितनी चीजें बनी रहती हैं, जैसे कि जो शिप्स रहती हैं वो भी आयरन की बनी रहती हैं, वो तो पूरे टाइम ही पानी में रहती हैं, तो वहां पे तो ज्यादा रस्टिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो स्टूडेंट्स। आयरन की जो शिप्स रहती हैं उनको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है, क्योंकि वो पूरे टाइम ही मॉइस्चर में रहती है। साथ ही साथ शिप सी वाटर पे सेल करती है, जो कि सॉल्ट है, जो और ज्यादा रस्टिंग की प्रोसेस को बढ़ाता है। सो स्टूडेंट्स, वहां पे वो शिप को पेंट कर देते हैं। अब आपने नोटिस करा होगा कि जैसे ही आपकी ये अलमारियां खराब होने लगती हैं, आपके पापा इसको कलर कर देते हैं, इसको कलर कर देते हैं। अब जैसे ही हमने इसको पेंट कर दिया, अब क्या होगा? अब हमारा जो पेंट है वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और इस प्रोसेस में आयरन बच जाएगा। और एक और चीज कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि हम अपने आयरन को जिंक से कोट कर दें। किससे कोट कर दें? हम अपने आयरन को, ये आयरन है, हम आयरन को जिंक से कोट कर दें। सो यहाँ पे मैंने आयरन को जिंक से कोट कर दिया। जैसे ही हमने आयरन की जिंक कोटिंग कर दी, अब क्या होगा? अब ऑक्सीजन और मॉइस्चर किसके साथ रिएक्ट करेंगे? जिंक के साथ। और इसमें फायदा किसका होगा? फायदा होगा आयरन का। आयरन स्पेयर हो जाएगा, आयरन हमारा बच जाएगा और वो ज्यादा टाइम तक चल पाता है। और इस प्रोसेस को, जिसमें हम आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग कर देते हैं ताकि जिंक रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ, और इस प्रोसेस में आयरन बच जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जो कि यूजुअली शिप्स में किया जाता है। ऑयलिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इंटरवल्स में की जाती हैं, ताकि हमारी जो शिप्स हैं वो खराब ना हो। इज दैट क्लियर? सो हमने देख लिया कि एक्सप्लेन कि फॉर्मेशन ऑफ द रस्ट आखिर हुआ कैसे। अब थ्योरी देख लेते हैं। द डिग्रेडिंग of metals such as iron in response to the environment is known as rusting। अब ये एक प्रोसेस है, जब हमारा आयरन एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट करता है सो वो एक नई चीज़ का फॉर्मेशन करता है, और इस पूरी प्रोसेस को हम रस्टिंग कहते हैं। When it comes in contact with oxygen and water, जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है, आयरन इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, और वो क्या फॉर्म कर देता है? वो फॉर्म कर देता है आयरन ऑक्साइड। किस चीज का फॉर्मेशन होता है? आयरन ऑक्साइड का। नाउ फ्रॉम आयरन इट इज रिफर्ड टू एज रस्ट, और ये जो आयरन ऑक्साइड है इसी को ही हम रस्ट कहते हैं। इट कॉजेज द आयरन आर्टिकल टू डिट्यूरिएट, और जैसे ही आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ती जाती है हमारे आयरन पे, वैसे ही हमारा आयरन धीरे धीरे डिट्यूरिएट, मतलब कि खराब होने लगता है। नाउ इट इज फॉर्म व्हेन आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड वाटर, और आयरन ऑक्साइड बनता कैसे है? जब हमारा आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या देगा? आयरन ऑक्साइड। इज दैट क्लियर?
वेरी सिंपल, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या दिया, आयरन ऑक्साइड। इज दैट क्लियर? चलो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन रस्टिंग ऑफ आयरन बी प्रिवेंटेड? मैंने आपको क्या बताया, 3 चीजें हम क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग, एंड फिर हम ऑयलिंग या ग्रीजिंग, ऑयलिंग या ग्रीजिंग, ये चीजें करके हम आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। इज दैट क्लियर? गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की कोटिंग करते हैं, पेंटिंग में हम एक्रेलिक लगा देते हैं जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। यूजुअली रस्टिंग वाली चीज़ें बहुत जल्दी स्टिफ हो जाती हैं, तो उसको बचाने के लिए हम रेगुलरली ऑयलिंग करते हैं, जैसे टायर की बियरिंग्स हो गई, बहुत सारे से शिप्स हो गए, उनको कॉन्टिन्यूसली ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग करना पड़ता है ताकि रस्ट फॉर्मेशन ना हो। इज दैट क्लियर? चलो, नाउ रस्टिंग इज अ फिनोमेना दैट अकर्स ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल, और रस्टिंग जो फिनोमेना है वो कहाँ होता है, आयरन के ऊपर वाले सरफेस पे होता है। इट कैन बी अवॉइडेड, और कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम, अप्लाइंग ग्रीज, अप्लाइंग ग्रीज, या तो हम ऑयलिंग और ग्रीज लगा के कर सकते हैं, या हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, जो कि एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जिंक को कोट करते हैं ताकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए और हमारे आयरन को बचा ले और आयरन बच जाए। आयरन जब रिएक्ट ही नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ तो रस्ट फॉर्मेशन कैसे होगी, जिंक बढ़िया से रिएक्ट करता रहे और इस प्रोसेस में फ़ायदा किसका होगा, आयरन का होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ पेंटिंग एंड ऑयलिंग पेंटिंग हम कर सकते हैं जिससे हम एक्रेलिक की लेयर कोट कर देते हैं जो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, या अलॉइंग टू मेक अलॉयज, आयरन कैन बी कंबाइंड, और जिंक के अलावा भी काफ़ी हम अलॉयज का यूज़ कर सकते हैं जो कि है स्टेनलेस स्टील, एंड बेसिकली हम आयरन को बचाते हैं अलॉय यूज़ करके। इज दैट क्लियर? चलो, तो हमने देख लिया कि हमने आयरन को बचाया कैसे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, which type of change takes place in the following and state whether the energy is evolved or absorbed during the change। अब आपको बताना है कि burning of candle किस टाइप का है, इसमें एनर्जी ले रहे हैं या एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, lightening of the bulb क्या है, preparation of food by green plants क्या है, volcanic eruption किस टाइप का है, एंड burning of LPG क्या है। तो आंसर देख लेते हैं इन सभी चीज़ों का। Now students, burning of candle as we know is a chemical reaction, और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो एनर्जी का एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन मतलब रिलीज होना। लाइटनिंग ऑफ द बल्ब इज अ फिजिकल रिएक्शन, और इसमें भी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, हीट प्रोड्यूस होती है। प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, अगेन इट इज अ केमिकल रिएक्शन, एंड इसमें एनर्जी बाय द सोर्स ऑफ सनलाइट अब्सॉर्ब होती है, तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। इज दैट क्लियर? नाउ वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, अंदर गैसेस का इवोल्यूशन होता है, तो केमिकल रिएक्शन और एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है। Evaporation of petrol is a physical change, and since no new subject कह सकते हो compound is formed, energy का absorption होता है। Burning of LPG is a chemical change, and since कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O के साथ रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। इज दैट क्लियर? चलो, इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने फिनिश कर लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एंड स्टूडेंट्स, ऐसे ही कई नॉलेजेबल कंटेंट को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com, एंड आप अपनी वेबसाइट को लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट विजिट करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ग्रैब ई नोट्स, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है।
टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, लेक्चर्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। एंड मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।